जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग आ जाइएगा, स्टार्ट करते हैं एक शानदार सी फिजिक्स की क्लास को। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर का नाम क्या है तो आप सभी जान ही गए होंगे थंबनेल से भी कि आज के चैप्टर का नाम है फोर्स एंड एनएलएम। फोर्स एंड एनएलएम। जैसा कि हम लोग पहला क्लास थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और उस अकॉर्डिंग हम जो है कंटेंट पूरा देखेंगे, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इससे आपके जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताने वाला हूं सबसे पहले। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि भाई एक बार सभी लोग शेयर जरूर करना, ठीक है, इसलिए कि आजकल आप लोग शेयर में थोड़ी सी कमी कर दी हो, ये कमी नहीं होना चाहिए, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दो फटाफट और फिर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नए से शानदार से जबरदस्त से टॉपिक को। इजी टॉपिक है, आसान है, आसानी से सारा कुछ पढ़ लोगे और एकदम कहते हैं ना पॉइंट वाइज कहानियों की तरह सारा जो है अपने दिमाग में आप भर लोगे इस चैप्टर का। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि भाई साहब ये फोर्स क्या है, क्या है ये फोर्स, अगर मैं बात करूं ये बल क्या है, कैसे इसे डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से इसे बोलेंगे, तो याद रखिएगा बल है क्या। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनी एक्शन ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। यानी धक्का देने या खींचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, धक्का देने या खींचने की क्रिया को बल कहते हैं। यानी किसी चीज को आप धक्का दे रहे हो, हम कहते हैं ना, हमने ऐसे पढ़ा था, याद करो पहले, कि बल वह वाह्य कारक है जो किसी पिंड को गति में लाती है या लाने के प्रयास करती है। तो गति में कैसे, या तो आप धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो। में भी धक्का दे रहे हो तो वो चल गया या फिर नहीं चला, मोशन में नहीं हुआ, रेस्ट में ही रह गया, फिर भी आपने बल लगा दिया अगर आपने धक्का दिया या आपने खींचा। तो ये जो एक्शन है ना, यही क्या है, यही फोर्स है। अब इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखना होता है, मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझना है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बात करूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेज, अगर मैं बल की विशेषताओं की बात करूं कि बल की विशेषता क्या है, बल की विशेषताएं, कि बल में क्या क्या मेन विशेषताएं हैं। तो पहला याद रखना, इसकी 4 विशेषताएं हमें देखना है, कौन कौन से। सबसे पहले मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, यानी बल कितना लग रहा है ना, बल कितना लग रहा है यानी परिमाण। दूसरा डायरेक्शन यानी दिशा। तीसरा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा पॉइंट ऑफ एक्शन, क्रिया बिंदु। और अगर मैं बात करूं चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखा। अब जैसे सर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है, कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स लगा रहे हो, मान लो आप 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन क्या है, ये 10 न्यूटन जो है ना, यही आपका मैग्नीट्यूड है कि कितना आखिर बल लगा रहे हो, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, आखिर उसका परिमाण क्या है, ये आपका क्या है। तो ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये आपका मैग्नीट्यूड है कि कितना आखिरकार लग रहा है। दूसरा किस दिशा में लग रहा है, डायरेक्शन क्या है, जैसे ये एरो बता रहा है ना, ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो ये दूसरा आपको देखना है कि वो बल लग रहा है किस दिशा में, जिस दिशा में लगेगा आखिर उसका एक्शन भी उधर ही देखने को मिलेगा। तो ये आपका दूसरा डायरेक्शन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा, ये किस पॉइंट पर लग रहा है, यहां पर लग रहा है तो इसका इफेक्ट अलग होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये बॉटल है, अगर इस बॉटल में मैं फोर्स अगर कहां लगाऊं, मैं फोर्स यहां पर लगाऊं,
अगर मैं फोर्स यहां पर लगाऊंगा तो मेरे बच्चे ये क्या होगा, स्लाइड करेगा। लेकिन अगर यही फोर्स मैं यहां लगाऊंगा, सेम उसी दिशा में लगा रहा हूं, उसी दिशा में देखो, यहां पर भी उसी दिशा में लगा रहा था, यहां पर भी उसी दिशा में लगा रहा हूं, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन मैंने बदल दिया, यहां से यहां कर दिया, तो ये क्या कराएगा, ये इसे रोटेट कराएगा। क्या करेगा, ये रोटेट कराएगा। तो देखो पहले जब यहां लग रहा था उसी दिशा में, तो ये लीनियर मोशन करा रहा था, रैखिक गति करा रहा था, और जब यहां लग रहा था तो ये रोटेशन मोशन करा रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि पॉइंट ऑफ एक्शन अगर बदलोगे तो बल का प्रभाव भी चेंज होगा, बल की इफेक्ट भी जो है वो चेंज होगा। तो यहां पर किस पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है, किस पॉइंट पर लग रहा है, यहां लग रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ एक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्शन। और चौथा हो गया किस लाइन पर लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन, ये बल किस लाइन पे है, तो इस लाइन पे है। जैसे ये यहां पर है तो ऐसे होगा, इधर होगा तो ये दबाएगा इस ऑब्जेक्ट को, ऐसे होगा तो ये ऑब्जेक्ट को उठाएगा। तो सेम पॉइंट पर भी लगे, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन बदल दोगे तो इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। मेनली हमें इसमें क्या पढ़ना है, मेनली हमें पढ़ना है न्यूटन्स के नियम। कितने हैं, 3 है। पहला अगर मैं बात करूं न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ किसके लिए है, एक एक पॉइंट जो लिखवा रहा हूं ये सब क्वेश्चन है, याद रखना। अभी जो आपको मैं एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, ये एक एक पॉइंट आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन के, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन के, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन के एनडीए में आते हैं। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में 21 के आसपास, यानी एनडीए का अगर आप एग्जाम देते हो तो 21 के आसपास कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो आपको इन पर तो पूरा ध्यान देना है, जो एक एक लाइन में अभी बोलूंगा ना, इन सब पर आपको पूरा दिलो जान लगा के जो है आपको इस पर ध्यान देना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं एनएलएम फर्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपल बात याद रखिएगा। सबसे पहले ये किस प्रकार के बल के लिए है, तो याद रखना एक तरह से यह जो है बैलेंस्ड फोर्स के लिए, बैलेंस्ड फोर्स, यानी इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स। इसका मतलब क्या है सर, इसी को हिंदी में हम कहते हैं संतुलित बल, संतुलित बलों के लिए है। किस प्रकार के लिए, संतुलित बलों के लिए। इसका मतलब क्या है, संतुलित बल का मतलब क्या है, संतुलित बल का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि नेट फोर्स जो है बॉडी पर लगने वाला, पिंड पर लगने वाला कुल बल जो है ना वो शून्य होगा। यानी कई बल लग रहे हो लेकिन उनका कुल अगर देखेंगे, बीजगणितीय योग देखें, अलजेब्रिक सम देखें, तो वो जीरो हो जाए, है ना, वो जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर एफ नेट जीरो होगा तो नेट एक्सेलरेशन यानी कुल त्वरण क्या होगा, कुल त्वरण भी शून्य होगा। और जब कुल त्वरण शून्य होगा तो मेरे भाई अगर वेलोसिटी जीरो है, यानी बॉडी अगर रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, या फिर बॉडी अगर किसी वेग के साथ चल रही है तो वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी वह उस यूनिफॉर्म मोशन के साथ गति करेगी। तो यानी वह बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यही एनएलएम फर्स्ट कहता है। एनएलएम फर्स्ट पूछ देता है बेस्ड किस पर है ना, पूछेगा कि भाई बेस्ड किस पर है, बेस्ड ऑन, आधारित किस पर है, तो आधारित है, याद रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया पर। किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया पर जो है आधारित है, यानी कि जड़त्व के नियम पर जो है वो आधारित है। किसके नियम पर, जड़त्व के नियम पर, इस पर जो है याद रखिएगा वह आधारित है, यह जो है डिपेंड करता है। अब पूछ देता है लॉ ऑफ इनर्शिया दिया किसने था, तो मेरे भाई याद रखना आप सभी लोग कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो किसने दिया था, तो गिवन बाय गैलीलियो के द्वारा। किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। इसको वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं क्या सर, बिल्कुल कर सकते हो, सिंपल यही है, इसी को वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे क्या, व्हेन या कह सकते हो द नेट फोर्स
द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ body is 0, then if the net force acting on a body is 0, then and only then body will be unaccelerated. unaccelerated का मतलब अत्वरित, ठीक है। देन एंड ओनली देन बॉडी विल बी अनएक्सेलरेटेड, यानी जब किसी पिंड पर कार्य कर रहे कुल बल शून्य हो जाए, तभी पिंड अत्वरित होगी, यानी उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। यानी अगर वो रुका हुआ होगा, रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रह जाएगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ठीक है। तो ये कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। याद रखना, सबसे पहले किस प्रकार के बल के लिए है, तो बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल के लिए है। किस पर आधारित है, लॉ ऑफ इनर्शिया पर आधारित है। संतुलित बल का मतलब क्या है कि नेट फोर्स जो है वो 0 अगर होगा तो नेट एक्सेलरेशन भी 0, और इसका मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन रहेगी। अब मैं एक बात कर रहा हूं इनर्शिया का, इनर्शिया की बात कर रहा हूं मैं बार बार। तो ये इनर्शिया क्या है, अगर हम बात करूं ये जड़त्व तो है क्या, बार बार मैं इनर्शिया की बात कर रहा हूं कि भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनर्शिया क्या है, एक बार कमेंट करके बताइए मुझे, जल्दी से मुझे 15 सेकंड के अंदर बताइएगा कि इनर्शिया क्या है। मैं आपके कमेंट पर ध्यान दूंगा, 15 सेकंड के अंदर आप लोग बताइएगा कि इनर्शिया है क्या, इनर्शिया क्या है। अगर मैं बात करूं तो काफी आप लोगों ने जो भी देखो, सिंपल अगर मैं कहूं कि इनर्शिया है क्या, ठीक है, अगर मैं सिंपल में बोलूं कि इनर्शिया है क्या, तो अगर मैं बोलूंगा कि इनर्शिया क्या है, तो भाई एक प्रकार से यह क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, यानी यह जो है पिंड का गुण है सर। कैसा गुण, तो पिंड जो है अपनी अवस्था को बरकरार रखने की कोशिश करता है। अवस्था मतलब अगर पिंड स्थिर अवस्था में है तो प्रयास करेगा स्थिर अवस्था में रहने का, अगर वो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहने का प्रयास करेगा, यानी रजिस्ट करना किसके, अवस्था परिवर्तन में। तो द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी पिंड का वह गुण जो पिंड के स्थिर अवस्था या गति अवस्था में, एक समान गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व। और जड़त्व के बारे में एक बात याद रखना, ये एक तरह से क्या है, या एक तरह से कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी, यानी पिंड के अवस्था में परिवर्तन का विरोध ही जड़त्व है। सिंपल हिंदी में लिख लीजिएगा, पिंड के अवस्था का विरोध ही जड़त्व है। एक बात हमेशा याद रखना, इनर्शिया जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के, यानी ये जो जड़त्व है ना, ये द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना मेरे प्यारे बच्चों कि
जड़त्व जो है, याद रखना, जड़त्व जो है द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यह है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका हल्का वस्तु जो होगा उसके अवस्था परिवर्तन करना इजी है। मतलब जिसका द्रव्यमान कम है उसका अवस्था परिवर्तन करना इजी है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक बॉटल ले लूं, अगर मैं एक रिमोट ले लूं, अगर मैं एक वॉलेट ले लूं, इन तीनों का अलग अलग द्रव्यमान है। सबसे हल्का कौन है? ये रिमोट है। उसके बाद कौन है? ये वॉलेट है। और सबसे भारी कौन है? ये है। अगर मैं कहूंगा इसको देखोगे तो इसको, इसके अवस्था परिवर्तन देखो कितना आसान है। ओ भाई लो, एकदम तुरंत ऊपर ले गए, तुरंत नीचे ले गए, तुरंत कुछ कर दिए, इजी है। लेकिन उसके बाद में अगर बात करूं इस वॉलेट का, तो इसमें थोड़ा सा वजन है, तो एकदम जो है थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा इसके अपेक्षा। वहीं अगर मैं बात करूं बॉटल है, इन दोनों की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये बॉटल है तो ये बॉटल थोड़ा ज्यादा भारी हो गया। अब इसको किसी भी तरीके से करने में थोड़ा मेहनत ज्यादा और हो गया। इसके अवस्था में परिवर्तन लो, रेस्ट में अभी मोशन में लाया, लेकिन इसमें मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं एग्जांपल में चेयर ले लूं, मान लो जैसे मान लो ये चेयर है, अब इसको कहूं कि मैं भाई इसके अवस्था में परिवर्तन करूंगा, अब यहां से ये रेस्ट में है, अब मैं मोशन में लाऊंगा, तो दम लगेगा ना, बहुत बल लगेगा ना, तो अवस्था परिवर्तन करना क्या हुआ? मुश्किल हुआ, है ना। अब इसी पे किसी को बैठा दो, जैसे अंकित सर को बैठा दो। अब अंकित सर को बैठा दिया मैंने इस पे, सोचो इस चेयर पे मैंने अंकित सर को बैठा दिया, अब द्रव्यमान कितना बढ़ गया? मतलब द्रव्यमान इतना बढ़ गया कि पूछो मत। अंकित सर बैठे हुए हैं इस पे, है ना। अब मैं उठाना चाहूंगा, अब मैं जान लगाऊं, पूरा एकदम पूरी जी जान लगा दो, क्या ये उठ पाएगा? नहीं। क्यों? द्रव्यमान बढ़ गया, इनर्सिया बढ़ गया। इनर्सिया बढ़ गया तो इसकी अवस्था में परिवर्तन करना और मुश्किल हो गया। तो इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि मोर विल बी इनर्सिया, मोर विल बी मास, मोर विल बी इनर्सिया। यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा इनर्सिया होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा। इस बात को जो है आपको याद रखना है। जड़त्व भी कितने प्रकार का होता है? 3। इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। स्थिर का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। स्थिर का जड़त्व क्या है? बॉडी पहले रेस्ट में थी, अचानक मोशन में आई है, तो उस समय जो भी आपका दिक्कत हुआ। इनर्सिया ऑफ मोशन, मोशन में थी, अचानक रेस्ट में आई है। इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन करते हो तो जो विरोध होता है। और जितने भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इनर्सिया देखने को मिले, समझ जाना वो एनएलएम फर्स्ट का एग्जाम्पल है। जैसे आप किसी बस में जा रहे हैं, अचानक बस रुकती है, तो बस में जा रहे हो, पकड़े हुए बस, अचानक बस रुकेगी, गिरोगे तुरंत, होता है ना ऐसा। क्यों हो रहा है? क्योंकि बस मोशन में थी, आपका बॉडी भी मोशन में था, बस अचानक रुकी। बस के अचानक रुकने के कारण आपका बॉडी भी, चूंकि बस के छत के साथ, मतलब बस का जो फ्लोर है उसके साथ आपका पैर लगा हुआ, पैर तो रेस्ट में आ गया, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है ये अभी भी मोशन में रहना चाहेगी, तो ये आगे जा रही है, क्यों? रजिस्ट कर रही है चेंज का, क्योंकि इसके पास मोशन था, ये मोशन में रहना चाह रही है, तो ये आगे गिर जा रही है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपके इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, और ये एनएलएम का एप्लीकेशन है, यानी कि एनएलएम 1 न्यूटन के पहले नियम का एप्लीकेशन है। तो जहां इनर्शिया देखने को मिले समझ जाना न्यूटन का पहला नियम है। क्लियर? किसका है? न्यूटन का पहला। दूसरा नियम क्या है सर? एनएलएम सेकंड अगर मैं बात करूं तो याद रखना एनएलएम सेकंड जो है ना, ये किसके लिए है? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स यानी इससे अगर मैं बोलूं तो असंतुलित बल, और असंतुलित बल है तो इसका मतलब एफ नेट 0 नहीं होगा। यानी कोई ना कोई बल लग रहा है, तो कोई जो बल लग रहा है वो क्या करेगा? तो वो मान लो कि ए नेट भी 0 नहीं होगा। तो अगर कोई बल
लग रहा है इसका मतलब वो या तो वेग को बढ़ाएगा या वेग को घटाएगा। क्लियर? तो यहां पर हम कह सकते हैं द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। यहां सिंपल अगर मैं बोलूं वर्ड्स में लिख दूं वैसे, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यहां से इसीलिए हम कहते भी हैं कि ये किस पर बेस्ड है। अगर ये पूछ दे बेस्ड ऑन, न्यूटन के सेकेंड लॉ किस पर बेस्ड है, आधारित किस पर है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी साफ मैं कह सकता हूं कि भाई रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के इस पर जो है आधारित है। कौन सा? न्यूटन का दूसरा नियम। और ये कहता क्या है कि जो कुल बल लग रहा है ना भाई, नेट फोर्स तो जीरो नहीं है, तो भाई कुछ ना कुछ बल है, तो वो बल क्या है? संवेग परिवर्तन दर के समानुपाती है, बस यही। और इसी को थोड़ा सा जब डिराइव करोगे तो यहां से जब F इक्वल टू करोगे तो ये आ जाएगा K dp बाई dt। और K क्या है? चूंकि कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। किसके लिए? तो SI और CGS के लिए, ठीक है। तो यहाँ से एक रखोगे तो ये आ जाएगा F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। और जब P की वैल्यू रखोगे तो P क्या होता है? P होता है मेरे प्यारे बच्चों मास इंटू वेलोसिटी। तो D मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में dt। मास कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, इसी को कांस्टेंट मान के हम बाहर करते हैं। तो याद रखना जब तक मास को कांस्टेंट नहीं मानोगे तब तक जो है बाहर ये नहीं निकलेगा। तो ये एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल फॉर्मूला यही है। अब हम मास को कांस्टेंट मान रहे हैं तो ये बाहर गया m dv बाई dt, और dv बाई dt क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तब जाके F इक्वल टू ma है। तो ये क्या फोर्स का ओरिजिनल है? नहीं, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है। ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल ये है, क्योंकि इसमें मास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका F इक्वल टू ma आता है। तो ऐसे जहां संवेग हमें देखने को मिले, याद रखना जहां हमें ऐसा मिले ना कि भाई जहां तुम्हें ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिले जहां पर अगर मैं बात करूं तो F dp बाई dt अगर है तो ये dt क्या है? टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क समय। ये F क्या है? तो ये आप कह सकते हो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ फोर्स, बल का सीधा प्रभाव, ठीक है। तो जहां तुम्हें देखे कि टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाना चाह रहा है और फोर्स के डायरेक्ट इंपैक्ट को कम करना चाह रहा है, तो वो एग्जांपल एनएलएम सेकंड का होगा, वो एप्लीकेशन एनएलएम सेकंड का होगा। जैसे आपसे कह दे कि ऊंची कूद के दौरान हम जो है एथलीट को गद्दा यानी क्यूजन वो प्रोवाइड करते हैं। तो क्यों करते हैं? या खुदी हुई मिट्टी जो खुंदी हुई होती है, रेत वेत के ढेर जो होते हैं, मिट्टी के जो ढेर होते हैं, उन पर हम जंप कराते हैं। ऐसा नहीं कि जो है सीमेंटेड फ्लोर पे जंप कराएंगे। ऐसा है क्या? हाई जंप में अगर तुमको बोला जाए कि तुम हाई जंप करो और तुम्हें सीमेंटेड फ्लोर पे जंप करा दिया जाए, पता चले कि हाथ पैर टूट के बराबर हो जाएंगे। तो खुदी हुई मिट्टी से क्या होता है कि जब आप जंप करते हो तो जैसे ही आप लैंड करते हो तो मिट्टी भी उतना देर तक दबती है। दबने के कारण टाइम ऑफ कांटेक्ट आपका और मिट्टी का बढ़ जाता है, जिसके कारण फोर्स का डायरेक्ट इंपैक्ट यानी जो फोर्स लगने वाला था ना आप पे वो कम लगता है, चोट कम लगती है, आप बच जाते हो। ऐसे ही क्रिकेट प्लेयर कैच पकड़ते वक्त अपने हाथ को पीछे खींचता है। देखते हो ना क्रिकेट प्लेयर क्या करेगा? कैच पकड़ते वक्त अपने हाथ को पीछे खींचेगा। तो ये क्यों करता है भाई? हाथ को पीछे क्यों खींचता है? हाथ को पीछे खींचने का कारण क्या है? बताइए, हाथ को पीछे खींचने का कारण क्या है? ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अगर मैं बात करूं, ठीक है,
तो सिंपल ऐसे जहां भी क्रिकेट प्लेयर कैच करते वक्त क्या करे, हाथ को पीछे कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कैच लेते हो ना, जैसे ही आप कैच लेते हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि आप हाथ पे गेंद आई और आप हाथ गेंद के साथ साथ पीछे कर रहे हो, तो गेंद डायरेक्ट जो आपके और हाथ का संपर्क बनाने का समय है ना वो बढ़ गया, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, तो आप जो है चोट भी कम लगी तो आप आराम से कैच पकड़ लिया। अब तुम लगे ऐसे करना है तो भाई साहब चोट ज्यादा लगेगी, गेंद भी छूट जाएगा, कैच, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसा होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर? इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जहां ऐसा मिले समझ जाइएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर? चले, चलिए अब एक आपका आता है एनएलएम थर्ड। तो एनएलएम थर्ड भी याद रखना मेरे भाई। एनएलएम थर्ड क्या है? एक्शन रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कल हम जो है ना इसको अच्छे से देखेंगे और कल इसके क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कल इनके क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत तरीके से करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों ने अभी तक तो इतना जान ही गए होंगे कि भाई साहब दिवाली का तगड़ा ऑफर जो है चल रहा है ना, बहुत शानदार जबरदस्त वाला ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको डिफेंस के सभी कोर्सेज पर लगभग 90% तक की छूट दी जा रही है और साथ साथ 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और फ्री टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। तो आप सभी को ये ऑफर का लाभ उठाना एकदम नहीं चूकना है। अगर आप देखोगे तो 90% तक की छूट है, फ्री टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, प्लस 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही है। तो ये दिवाली का जो त्योहार है उस पर उत्कर्ष ने आपके लिए बहुत ही बड़ा धमाका, कह सकते हो महाधमाका ऑफर लेकर आया हुआ है। तो आप सभी इसका लाभ उठाएं। जो लोग एनडीए टारगेट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारी ऑफलाइन बैच का ही ऐप पर जो लाइव क्लासेस चलती है, यानी जिस समय ऑफलाइन क्लास चलती है ना वो सेम क्लास ऐप पर भी आपको चलती है। तो ऐप पर उस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 3000 में जो है इस समय इसकी प्राइस है। तो आप इस एनडीए टारगेट के साथ आप जुड़ सकते हैं मात्र 3000 में। हाँ, जो लोग एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन बैच जो कि अभी आपका स्टार्ट होने वाला है इसी 25 के आसपास नवंबर में, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना इसके लिए 2500 रुपए आपकी प्राइस है एक्स ग्रुप का। ये ऑफलाइन का ही ऐप की कोर्स है, ऑफलाइन क्लास की ऐप की कोर्स है। वाई ग्रुप का देखो, और ये जो है एक्स वाई कॉम्बो। अगर आप चाहते हैं कि सर ऑनलाइन बैच स्पेशल जो कि स्टूडियो से आपको पढ़ाया जाए, स्पेशली आपको पढ़ाया जाए, है ना, तो इसके में अगर देखेंगे तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का इस समय बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। और एक खास बात याद रखना, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी और फ्री टेस्ट सीरीज भी इसके साथ है। तो ये आपका वाई ग्रुप और एक्स वाई ग्रुप का देखोगे तो ये फेज 2 की भी क्लासेज हमारी चल रही हैं ऑनलाइन। तो 199 में आप जो है इसके साथ एनरोल कर सकते हो। ऑफर कब तक रहेगा? ऑफर केवल 15 नवंबर तक रहने वाला है। तो याद रखिएगा 15 से पहले जुड़ना है और आज ही जुड़ जाओ, 15 तक का वेट मत करो। ठीक है, अभी ही जुड़ जाइए। ठीक है, और रही बात नेवी और कोस्ट गार्ड के बैचेस का भी फ्लैट डिस्काउंट दिया गया है। तो आप जो है इन बैचेस का जुड़ के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, अपनी जो है इस वर्दी की तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं। तो आप सभी के पास बहुत अच्छा खासा समय है, तैयारी करिए, मेहनत करिए और इस दिवाली का ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि ये दिवाली का ऑफर उत्कर्ष का एक बार ही आता है, आप जानते हैं अच्छे से, इसके साथ परिचित भी है। तो तैयारी करिए और आप लोगों से मिलेंगे हम लोग क्लासेज में। और रेगुलर क्लासेज ये वाली डेली 7 बजे चलती ही है, तो हम लोग एज इट इज इसको करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आपसे कल ठीक इसी समय पे। और देखो ये रॉकेट उड़ रहा है ना, तो रॉकेट ऐसे ही अपनी सिलेक्शन वाली भी उड़ रही है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।